नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एम विद नितिन में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। हिमालय पर्वत हमने पूरा कर लिया है। हिमालय पर्वत में जो भी चैप्टर थे वो 5 भागों में बनाया हमने। अब पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का पठार होता क्या है। उससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आपको इससे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा कि वीडियो कब डल रही है। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा प्रायद्वीपीय भारत का पठार। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत है क्या। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम प्रायद्वीपीय भारत। जो 3 ओर से किससे घिरा है, जल से घिरा है। इस तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से किससे घिरा है, जल से। और ये वाला हिस्सा जो है सारा क्या है, पठारी है। कैसा है, पठारी। देखिए, हिमालय है पर्वत, यानी वो है पहाड़, पहाड़ या पर्वत। और ये है पठार। पठार क्या होता है, पठार पर जो भी चोटी होती है वो औसतन 1000 मीटर उसकी ऊंचाई होती है। बस केवल कितनी, 1000 मीटर। उससे अधिक उसकी ऊंचाई नहीं होती। उससे अधिक भी हो जाती है, मैंने औसतन बताया। औसतन 1000 मीटर इसकी ऊंचाई होती है इस पर। और पर्वत पर औसतन ऊंचाई 5000 भी होती है, क्योंकि पर्वत पर ही है क्या स्थित है, माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, हिमालय पर्वत पर ही स्थित है। तो उसकी ऊंचाई काफी ऊंची है। ठीक है, तो पहाड़ की क्या है, जिसकी ऊंचाई औसतन 5000 मीटर है। और पठार वो है जिसकी जिसकी औसतन ऊंचाई 1000 मीटर है। तो ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। ये सारा का सारा जो भी जितना भी है। ठीक है, आइए समझते हैं इसको। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का ही भाग है। देखो, गोंडवाना लैंड कौन सा है। देखो, जब चैप्टर शुरू हुआ था, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति बताई थी, तो यहां बताया था आपको टैथिस सागर। इस हिमालय पर्वत की जगह क्या बताया था आपको, टैथिस सागर। और इसके एक तरफ क्या था, यहां था गोंडवाना लैंड। क्या था, गोंडवाना लैंड। और दूसरी तरफ था अंगारा लैंड। ठीक है, तो ये गोंडवाना लैंड किससे टूटकर आ रहा है, अफ्रीका से टूटकर आता है। किससे, अफ्रीका से टूटकर ये किस तरफ प्रवाहित है, उत्तर पूर्व की तरफ। ये किसमें बताया था मैंने आपको, प्लेट विवर्तनिकी में। एक था टैथिस भूसंधि, एक था प्लेट विवर्तनिकी। तो प्लेट विवर्तनिकी में उन्होंने क्या बताया कि जो गोंडवाना लैंड है वो अफ्रीका से टूटकर किसकी तरफ प्रवाहित है, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित है। ये आज भी उत्तर की ओर प्रवाहित है धीरे धीरे। तभी हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, ऊंचाई बढ़ रही है। जैसे जैसे हिमालय पर्वत को प्रेस करता है, इधर से प्रेस होता है और इधर से प्रेस होता है। ये इंडियन प्लेट है और ये यूरेशियन प्लेट है। जब इससे दोनों आपस में एक दूसरे से कंप्रेस होती हैं तो क्या, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है धीरे धीरे। तो हिमालय, ये प्रायद्वीपीय भारत का पठार किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड आज भी कहाँ, उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित है। ठीक है, देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। इसके उत्तर पूर्व में प्रवाहित होने के कारण ही टैथिस सागर में जमे मलबे पर दबाव पड़ने के कारण हिमालय पर मूड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत अभी भी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहमान है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई भी बढ़ रही है। देखो, इसमें हम आपको बताएंगे प्रायद्वीपीय भारत का ये है परिचय। ये चैप्टर जो है, इसमें हम आपको प्रायद्वीपीय भारत के पठार का परिचय बताएंगे। इसमें हमें आपको क्या क्या पढ़ाना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन क्लास है प्रायद्वीपीय भारत के पठार की, लेकिन ये भी एक इसका इंडेक्स मान लो एक तरीके का। उसके बाद प्रायद्वीपीय भारत का पठार विवर्तनिक रूप से स्थिर है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्यतः भूकंप नहीं आते। देखो, ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये वाला हिस्सा, ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित है। यहाँ पर है टैथिस सागर, अब तो हिमालय हो गया है, टैथिस सागर था। ये अपनी जगह स्थिर है। स्थिर का मतलब ये प्रवाहित तो हो रहा है, लेकिन टकराता कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा। ये अपनी जगह प्रायद्वीपीय भारत का पठार स्थिर है, इसलिए यहाँ पर क्या नहीं आते, भूकंप नहीं आते। यही कारण है यहाँ पर भूकंप न आने का। देखिए, अब देखिए इसका परिचय बताते हैं। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पहाड़ी है। इसके उत्तर पूर्वी सिरे पर राजमहल की पहाड़ी है। इसके बारे में जिक्र किया। ठीक है, उसके बाद पहले अरावली पहाड़ी देखिए और फिर उसके बाद राजमहल की पहाड़ी देखिए। देखिए, ये है प्रायद्वीपीय भारत का पठार। दिशा निर्धारित कर देते हैं। ये दिशा है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर, ये है दक्षिण। ये वाली दिशा होगी उत्तर पश्चिम।
ये वाली हो गई उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो देखिए इसमें बताया था अरावली पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है भारत के उत्तर पश्चिम में। देखो ये है अरावली, यहाँ पर है अरावली पर्वत श्रृंखला। ये लगभग गुजरात से लेकर के दिल्ली तक विस्तृत है अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, जो भारत का राष्ट्रपति भवन है वो इस अरावली पर्वत श्रृंखला पर ही स्थित है। उसके बाद आते हैं उत्तर पूर्व में। देखो ये वाला जो है रामगढ़ पहाड़ी, हजारीबाग, कैमूर पहाड़ी, इसे इसे बोलते हैं हम, इन्हें बोलते हैं राजमहल की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं यहाँ पर? राजमहल की पहाड़ियां। और राजमहल की पहाड़ियों का हिस्सा क्या है? ये शिलोंग पठार, इसको बोलते हैं। गारो, खासी और जयंतिया जो है ये किसका हिस्सा है? ये शिलोंग पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये शिलोंग पठार का हिस्सा। उसके बाद आता है यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है विंध्य पर्वत का, और ये वाला, इसे बोलते हैं मालवा का पठार। क्या बोलते हैं इसको? मालवा का पठार। यहाँ पर ये जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ और यहाँ का, इसे बोलते हैं हम छोटा नागपुर का पठार। क्या बोलते हैं हम? छोटा नागपुर का पठार। ये हिस्से हैं, इनको नाम दे दिए गए हैं। ये है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। उसके बाद ये है पश्चिमी घाट पूरा, और ये है पूर्वी घाट। जैसे जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है वैसे ही वैसे इसके, इस घाट के सहारे सहारे यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत है और यहाँ पर पूर्वी घाट पर्वत है। ठीक, और इनके जो बीच का हिस्सा है ये, इसको बोलते हैं हम दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं हम इसको? दक्कन का पठार। ये वाला हिस्सा जो बचा ये है दक्कन का पठार। कौन सा हिस्सा है ये? दक्कन का पठार। ठीक है, देखिए इस मैप के थ्रू देखिए प्रायद्वीपीय भारत का पठार, ये वाला प्रायद्वीपीय भारत का पठार है। इसमें देखिए कौन सी कहां पर पहाड़ी स्थित है। देखो ये वाली है अरावत, यहाँ पर है अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी है यहाँ पर? अरावली। यहाँ स्थित है राजमहल की पहाड़ियां, यहाँ पर है मालवा का पठार, यहाँ पर है एक विंध्य पर्वत श्रेणी, यहाँ है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यहाँ आ गया छोटा नागपुर का पठार, यहाँ है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, ये वाला जो हिस्सा बचा ये है दक्कन का पठार। अब आ जाइए नीचे, यहाँ आती है एक पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलकर एक जो गांठ बनती है, उस गांठ का नाम है नीलगिरी पर्वत। क्या नाम है उसका? नीलगिरी पर्वत। यहाँ पर आकर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत आकर मिल जाते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। देखिए अब इसमें देखिए प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत है। ठीक है, दक्षिण में कन्याकुमारी है। देखो यहां पर क्या है? उत्तर पूर्व में अरावली पर, उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला से लेकर, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर, और दक्षिण में कहां तक? कन्याकुमारी तक। ये कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का पठार है ये सारा का सारा। ठीक है, उसके बाद देखिए मेघालय में शिलोंग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का उत्तर पूर्वी विस्तार है। शिलोंग पठार राजमहल की पहाड़ियों का ही पूर्व दिशा की ओर विस्तार है। मैंने बताया जो शिलोंग पठार क्या है, जिसमें आती हैं गारो, खासी और जयंतिया, ये 3 पहाड़ियां आती हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत आती हैं? शिलोंग पठार के अंतर्गत आती हैं, और ये राजमहल की पहाड़ियों के में स्थित है। ठीक है, अगला प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ अर्थात गंगा घाटी की तरफ है। यही कारण है चंबल, बेतवा और सोन नदियां उत्तर पूर्व की दिशा में प्रवाहित होते हुए गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। देखिए क्या इसमें क्या कहा है? प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है उसका उत्तरी हिस्से का ढाल वो किसकी तरफ है? गंगा घाटी की तरफ। यही कारण है चंबल, बेतवा और सोन नदियां उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए गंगा और यमुना में मिल जाती हैं। देखो इसको नदियों का चैप्टर हम नदियों वाले में क्लियर करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि चंबल, बेतवा और सोन नदी किसकी है? गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, देखो मैं इसे समझाता हूँ आपको। इसमें बताया है उन्होंने जो प्रायद्वीपीय पठार जो है, ये प्रायद्वीपीय पठार होगा, इसका जो उत्तरी हिस्सा है ये वाला उत्तरी, ये दक्षिणी हो गया, पश्चिमी और ये पूर्वी, इसका ढाल किसकी तरफ है? उत्तर की तरफ है। और बाकी जो ये वाला हिस्सा बचा इसका ढाल किसकी तरफ है? इसका ढाल है पूर्व की तरफ। तो इसमें ज्यादातर यहां से भी कुछ नदियां निकलती हैं, वो नदियां आकर गिरती कहां पर है? बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी इसमें गिरती हैं ज्यादातर। 1 या 2 नदियां हैं मुश्किल से
जो पश्चिमी घाट से निकलती है और इसमें आकर अरब सागर में गिरती है। जैसे इसमें यहाँ नर्मदा है और एक ताप्ती है, लूनी नदी है, लूनी नदी तो खैर ऊपर होगी। तो ये जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसका उत्तरी जो हिस्सा है उसका ढाल किसकी तरफ है? उत्तर की तरफ है। तो यहाँ से बहती है गंगा नदी और एक ये विंध्य पर्वत श्रेणी है, यहाँ से निकलती है चंबल, बेतवा, केन, और वो नदियां जाकर मिलती कहां पर हैं? गंगा नदी में। यही कारण है वो प्रायद्वीपीय भारत के पठार की तरफ उनका ढाल ना होकर किसकी तरफ है? वो किसकी तरफ जाती है? गंगा नदी की तरफ। ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला देखिए, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूर्व की तरफ हो जाता है। देखो इसमें क्या बताया, इसमें कह रहे हैं जो सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण कौन सा आ गया? ये हो गया। इसके दक्षिण में जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका पठार किसकी तरफ हो जाता है? पूर्व की तरफ हो जाता है। यही कारण है कि महानदी है, एक नदी महानदी, दूसरी नदी है गोदावरी, एक है कृष्णा, एक है कावेरी। ये नदियां पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए ये कहां गिर जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। ये बंगाल की खाड़ी, तो यहां अपना जल गिरा देती है। ठीक है, सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूर्व की तरफ हो जाता है। यही कारण है, कौन सी नदी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी पूर्व की तरफ प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अब इसमें एक नोट करके दिया हुआ है, नीचे धसे हुए अवतलित क्षेत्र को भ्रंश कहते हैं। देखो धसा हुआ अवतलित क्षेत्र क्या है? ये एक पर्वत है और ये एक पर्वत है। यहां पर ये बीच वाला जो हिस्सा है वो नदियों ने काट काट कर वो नीचे की तरफ इसको धसा दिया है। जैसे ये वाला हिस्सा है, ये दो हिस्से हैं ऊपर, और ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ धस जाए, यहां से नदी प्रवाहित हो। तो जो नदियों द्वारा जो नीचे धसे हुए अवतलित क्षेत्र को क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। तो सतपुड़ा के उत्तरी भ्रंश में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसे नर्मदा भ्रंश घाटी कहते हैं। और दक्षिण में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, ताप्ती या तापी, इसलिए इसे तापी भ्रंश घाटी कहते हैं। तो जो सतपुड़ा पहाड़ी है, सतपुड़ा पहाड़ी, उसके उत्तर में देखो नर्मदा भ्रंश घाटी कहते कैसे है। ये दो पहाड़ी हैं और उसके बीच में नदी ने रास्ता बना लिया है, इसीलिए उसे कहते हैं भ्रंश घाटी। वो जो नदी अपना रास्ता जिसने स्वयं बनाया, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा, वो नीचे धस गया है। ये कोई नदी नहीं है जैसे गंगा और यमुना नदी है, वो इस तरीके से मैदान में बहती है, पहाड़ में बहती है। इसने क्या किया? जो पर्वत है उसको धसा दिया है। ठीक है, उसके बाद नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटियों का ढाल पश्चिम की तरफ है, इनका ढाल पश्चिम की तरफ है। इन्होंने अपना रास्ता स्वयं बनाया। यही कारण है नर्मदा और ताप्ती नदियां प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के विपरीत पश्चिम दिशा में बहती हैं। और कहाँ गिरती हैं? ये खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में गिरती हैं। देखो एक बार, यहाँ पर है ये दो नदियां, ये नर्मदा और ये ताप्ती, ये भ्रंश घाटी में बहती है, और यहाँ पर है खंबात की खाड़ी और ये है अरब सागर पूरा। उसमें जाकर क्या करती है? अपना जल गिराती है। कौन कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। और ये नदियां किस में बहती हैं? अपनी भ्रंश घाटी में। और भ्रंश किसे कहते हैं? अवतलित क्षेत्र को, यानी धसे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। अगला, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर पश्चिम तट के साथ साथ केरल के कारडामम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है, जबकि पूर्वी घाट के साथ साथ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। यहां पर पश्चिमी घाट है और यहां पर पूर्वी घाट है। पश्चिमी तट के साथ साथ पश्चिमी घाट और पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट, और ये दोनों आकर मिलते हैं कहां पर? नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में अन्नामलाई है और उसके दक्षिण में कार्डामम। ये दो पहाड़ी और हैं जिनको याद रखना है। ठीक है, पश्चिमी तट के साथ साथ कौन सा है? कार्डामम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट, और पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट का विस्तार है। ये दो पर्वत है, एक पश्चिमी घाट और एक पूर्वी घाट। नेक्स्ट क्या आता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां दक्षिण भारत में आपस में मिल जाती हैं, जिसके कारण एक पर्वतीय घाट का निर्माण होता है, और इस पर्वतीय घाट को क्या कहते हैं? नीलगिरी। ये दोनों, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट, ये आकर कहाँ मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत पर। उसके दक्षिण में है, नीलगिरी पर्वत के दक्षिण तक व्याप्त है, जो पश्चिमी घाट और नीलगिरी पर्वत तक है। और नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पश्चिमी घाट को अन्नामलाई कहते हैं और कार्डामम पहाड़ी कहते हैं। ये बताया था। देखो यहां पर आकर दोनों पर्वत एक दूसरे में मिल जाते हैं, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट।
उसके दक्षिण में क्या है, अन्नामलाई पहाड़ी, और उसके दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी। फिर इनको क्या कहते हैं, अन्नामलाई पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्रायद्वीपीय भारत के पठार के सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डमम पहाड़ी, और कार्डमम पहाड़ी का दूसरा नाम क्या है, इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी किस लिए कहते हैं इसको, यहाँ पर इलायची अधिक मिलती है, इलायची की पैदावार अधिक है। ठीक है, अब देखिए नीलगिरी पर्वत का विस्तार तीनों राज्यों में है। कौन कौन से राज्य, तमिलनाडु में भी है ये, केरल में भी है और कर्नाटक में भी है। देखो ये नीलगिरी, ये जो है ये नीलगिरी पर्वत है। कौन सा पर्वत है ये, नीलगिरी पर्वत, जो पश्चिमी घाट और पूर्वी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर यहाँ पर मिलते हैं। तो देखो ये केरल में भी है, कर्नाटक में भी है और तमिलनाडु में भी है, तीनों राज्यों में विस्तृत है क्या, नीलगिरी पर्वत। ठीक है, अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां विस्तृत, देखो अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ बताई, उत्तर पश्चिम में। उसके बाद मालवा का पठार, देखो मालवा का पठार कहाँ स्थित है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा है मालवा के पठार का, ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा पठार है, मालवा का पठार। उसके बाद है विंध्य पर्वत श्रेणी, फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इन्हें देखिए, ये है विंध्य पर्वत श्रेणी, ये है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये तीन श्रृंखला जो है कौन सी, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, ये विंध्य और ये सतपुड़ा। उसके बाद है छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। फिर उसके बाद नीलगिरी, देखिए ये वाला पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, फिर उसके बाद नीलगिरी, उसके बाद एक अन्नामलाई भी आएगी और कार्डमम पहाड़ी भी आएगी। ठीक है, एक बचा छोटा नागपुर का पठार, ये यहाँ पर कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार। और ये वाली पहाड़ी कौन सी है, ये है राजमहल की पहाड़ी, ये छोटा नागपुर का पठार और ये है राजमहल की पहाड़ियां। और ये है शिलोंग पठार, गारो, खासी और जयंती, ये राजमहल की पहाड़ियों का ही हिस्सा है शिलोंग पठार। उसके बाद क्या है, दक्कन का पठार, अन्नामलाई और कार्डमम मैंने बता दिया, नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई और उसके दक्षिण में कार्डमम, ये तीनों तो बता दिए मैंने आपको। अब बचा दक्कन का पठार, दक्कन का पठार कहाँ पर है, ये जो हिस्सा बचा बीच का ये वाला, इसी को क्या कहते हैं हम, दक्कन का पठार। यही कौन सा पठार है, दक्कन का पठार। ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये सतपुड़ा पहाड़ी, और इसके जो बीच का हिस्सा ये वाला जो बचा, इसी को बोलते हैं हम दक्कन का पठार। क्या बोलते हैं, दक्कन का पठार। यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला हो गई, ये मालवा का पठार हो गया, ये विंध्य पर्वत श्रृंखला हो गई, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला हो गई, यहाँ राजमहल की पहाड़ियां, यहाँ छोटा नागपुर का पठार, ये दक्कन का पठार, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये नीलगिरी, नीलगिरी के बाद ये अन्नामलाई और ये वाली कार्डमम पहाड़ी। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार में। तो आपका प्रायद्वीपीय भारत का पठार का जो भाग एक है, जो उसका परिचय है, ये आपको बता दिया है। उसके बाद अब हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार को पढ़ेंगे। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के पठार का परिचय पूरा हो चुका है। अब प्रायद्वीपीय भारत के पठार को हम दो भागों में, दो पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आज का आपका चैप्टर क्लियर होता है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन जरूर दबा देना दोस्तों नोटिफिकेशन के लिए, और लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।